हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन आया से होती है। आया शोमिसाकी में रहती है, जो कि एक कोस्टल एरिया है। आया काम करने के लिए शिप से टोक्यो जाती है। आया एक लॉयर फर्म में काम करती है, बट वो लॉयर नहीं है, वो एक पोस्ट पिन गर्ल है। इसका मतलब उसको एक पेपर पर लिखकर काम दिया जाएगा और उसे वो करना होगा। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बट रियलिटी में उसे भी ये काम पसंद नहीं है। अब हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है। इसका नाम काई है। काई बहुत ही रिच होता है और ये बहुत ही जल्दी बन रहा सॉप कंपनी का प्रेसिडेंट बनने वाला है। एक्चुअली में काई की फैमिली में कोई भी आदमी ओल्ड एज तक पहुंच ही नहीं पाता। सारे के सारे जवानी में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो कंपनी को बचाने के लिए काई की ग्रैंड माँ ने उसके सामने एक कंडीशन रखी होती है। कंडीशन ये है, अगर उसे कंपनी को इनहेरिट करना है तो उसे 1 महीने के अंदर शादी करनी होगी और 1 साल में बेबी भी। काई इस कंडीशन के लिए मान जाता है क्योंकि वो कंपनी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। काई की जीएफ आना, जो न्यूयॉर्क में है, वो उसे बताती है मैं शायद कॉलेज रियूनियन पार्टी के लिए आ रही हूँ। इस बात को सुनकर काई तो खुशी से पागल हो जाता है और सोच लेता है कि वो उससे शादी के बारे में पूछेगा। आया चेक करती है उसने सारा काम कर लिया है या नहीं। वो देखती है सभी लोग घर चले गए हैं, सिर्फ वही बची है। तभी वो सोचती है क्या इस सुंदर सी रात में लोग डेट कर रहे होंगे। आया प्रे करने लगती है अपनी जिंदगी में भी प्यार का फूल खिलने का। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी हयातो उसके पास आता है और कहता है तुम वही रूमर पोस्टेड गर्ल हो ना। आना घबरा जाती है। हयातो कहता है कल लंच पर मिलना मुझसे। आया ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये पहली बार हुआ था उसके साथ जब किसी ने उसे लंच के लिए इनवाइट किया था। आया हयातो से मिलने जाती है। हयातो उसे बताता है मैं सीओ यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी से रियूनियन पार्टी होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। आया बोलती है मैं सीओ यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ। हयातो बोलता है कोई बात नहीं, हम फीमेल कंपेनियन को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमें एंट्री के लिए फी पे करनी होगी जो कि 10,000 ईच पर्सन है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या तुम हम दोनों के लिए पे कर दोगी। 10,000 सुनकर आया तो चौंक जाती है, लेकिन उसे पता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो पे करने के लिए हाँ कर देती है। आया अपने सिस्टर को ये सारी बातें बता देती है। उसकी सिस्टर उसे एडवाइस करती है कि फ्लो के साथ चलो और इस मौके को इस्तेमाल करो। काई ने आना के लिए रिंग खरीदी होती है। आया भी वहीं से जा रही होती है और काई से टकरा जाती है। काई उसे गिरने से बचा लेता है। आया को काई को देखकर लगता है वो किसी प्रिंस के साथ है। आया की कॉफी के कारण उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। आया और हयातो होटल में चेक इन करते हैं। वहाँ पर हयातो की एक्स जीएफ उसे घूर घूर कर देख रही होती है। हयातो अपनी एक्स जीएफ को देखकर आया को अपने करीब ले आता है। आया को लगता है कि वो उसे पसंद करता है। उसके बाद काई होटल में आता है। उसका रूम नंबर 1009 होता है और आया का 1006। काई का मैनेजर उसे बताता है सोमिसाकी में जो साबुन की फैक्ट्री है उसे बंद करने की बात चल रही है, तो आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए। लेकिन काई उनकी बात नहीं सुनता और कहता है इस मैटर में हम बाद में बात कर सकते हैं। उसी होटल में आया की सिस्टर का हस्बैंड भी आया होता है। बेंड्राई कंपनी सोमिसाकी की सोप फैक्ट्री को बंद करने का सोच रही होती है, जिससे सोमिसाकी के लोगों की जॉब खतरे में आ जाती है। अपनी जॉब को बचाने के लिए वो काई से बात करने आया होता है, लेकिन वो बात करने की बजाय दूसरे तरीके को अपनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो काई को किसी लड़की के साथ पकड़ेंगे और फिर वो उसे ब्लैकमेल करेंगे ताकि वो फैक्ट्री को बंद ना कर सके। पार्टी में हयातो फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हो जाता है। इससे आया तो अकेली पड़ जाती है। हयातो की गर्लफ्रेंड सबके सामने आया की इंसल्ट करती है। वो कहती है मैंने सुना है कि तुम वो काम करती हो जो पेपर पर लिख कर दिया जाता है। सभी लोग आया को ऑर्डर देने लग जाते हैं। आया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत सारी बियर भी पी लेती है।
जिससे उसे वोमिटिंग आने लग जाती है और वो अपने रूम में जा रही होती है कि तभी वो हैंडसम लड़के से टकरा जाती है। वो उसे आराम करने को कहता है। आया गलती से काई के रूम में चली जाती है क्योंकि उसके रूम का नंबर 9 से 6 हो गया था। काई को आना का कॉल आता है कि वो होटल में आ चुकी है। काई उससे मिलने जाता है। तभी आना को न्यूयॉर्क से कॉल आता है। उसका नेक्स्ट पियानो के कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है तो उसे न्यूयॉर्क वापस आना पड़ेगा। आना काई की जगह अपने करियर को चुनती है। काई वहां पहुंचता है लेकिन आना ऑलरेडी वहां से जा चुकी होती है। वहां पर आया का ब्रदर इन लोग कहता है कि वो लड़की आपका रूम में वेट कर रही है, लेकिन उससे पहले ये शैंपियन पी लीजिएगा, आपके लिए उन्होंने खास भिजवाई है। उसे लगता है ये सब आना ने उसके लिए किया है तो वो फटाफट से पी लेता है। उसके बाद उसे होश नहीं था। जब वो अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि कोई उसके बेड पर सो रहा है। उसे लगता है कि वो आना है तो उसके साथ बगल में आकर लेट जाता है और आया को लगता है कि वो हयातो है। यानी दोनों एक दूसरे को कुछ और ही समझ लेते हैं। काई उसे कहता है मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह काई उसे आना कहकर रिंग पहना देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आया भी ख्यालों में डूबी थी और बोलती है हयातो मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। काई हयातो का नाम सुनकर बोलता है ये कौन है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर आया का ब्रदर इन लो आता है और उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। आया उन दोनों को देखकर घबरा जाती है और अपना फेस छुपा लेती है। वो उसके फेस से ब्लैंकेट हटा देता है। तब उसे पता चलता है कि वो उसकी सिस्टर इन लो है, यानी उसकी वाइफ की बहन। काई उन्हें ऐसे बात करता हुआ देखकर बोलता है तुम सब मिले हुए हो क्या? आया कहती है ऐसा कुछ नहीं है। काई कैमरा लेने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है लेकिन कैमरा गलती से पानी में गिर जाता है। इससे काई को लगता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सबूत तो मिट गया है, लेकिन सच तो ये होता है कि उन्होंने पहले से ही मेमोरी कार्ड निकाल लिया होता है। आया काई से माफी मांगती है और अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पर हयातो और उसकी गर्लफ्रेंड साथ में होते हैं। आया को देखकर हयातो कहता है मुझे लगा तुम चली गई होगी। तभी वहाँ पर काई आता है शूज लेकर। आया कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा लगेज तो यहाँ पर ही है ना। तभी हयातो की गर्लफ्रेंड आया के लुक्स का मजाक उड़ाने लगती है जिससे आया को बहुत बुरा लगता है। काई आया को कहता है तुम कुछ कहती क्यों नहीं है उनको। आया बोलती है मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए वो दूसरों को जवाब नहीं दे पाती। काई उसे समझाता है और हयातो से बदला लेने के लिए उसकी हेल्प करता है। पहले तो वो आया को एक ब्यूटीफुल गर्ल में कन्वर्ट करता है। आया इतनी ज्यादा सुंदर लग रही होती है कि वो खुद को ही पहचान नहीं पाती। उसके बाद वो उसे हयातो के पास लेकर जाता है। हयातो काई को अपने रूम में देखकर कहता है तुम यहाँ कैसे। फिर उसकी नजर आया पर जाती है। उसका बदला हुआ रूप देखकर वो तो शॉक हो जाता है। काई हयातो को आया से माफी मांगने को कहता है लेकिन वो मना कर देता है। तभी काई कहता है चलो पूल का एक गेम खेलते हैं। इसमें वो अपने ऑक्यूपेशन को दांव पर लगा देता है। काई कहता है अगर मैं हारा तो मैं बनराइज शॉप का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा और अगर तुम हारे तो तुम्हें अपने लॉयर की जॉब छोड़नी होगी। हयातो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हाँ कर देता है। काई कौन से डिसाइड करता है पहले कौन स्टार्ट करेगा। हयातो बोलता है मेरे पास मेरी लेडी का लक है तो क्यों ना तुम ही पहले चूज करो। काई आया को हेड और टेल में से किसी एक को चूज करने को कहता है। आया हेड चूज करती है लेकिन टेल आता है। इस पर हयातो हंसने लग जाता है और कहता है मैं बोल रहा हूँ तुम लोग हारने वाले हो। गेम शुरू हो जाता है। हयातो सारी बॉल्स को जीत नहीं पाता। इसके बाद काई की बारी आती है और वो सारी बॉल को नेट में डाल देता है। हयातो की गर्लफ्रेंड ये देखकर उसे छोड़कर चली जाती है। काई उसे एक ऑफर देता है अगर तुम आया से माफी मांगते हो तो मैं ऑक्यूपेशन वाली डील को भूल जाऊंगा। हयातो को आया से माफी मांगनी पड़ती है। आया कहती है अब तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वो काई को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। काई आया को डांस के लिए पूछता है। दोनों इस टाइम को अपना बना लेते हैं। होटल का स्टाफ उन दोनों को गर्ल और बॉय का टफ टॉय देता है। काई आया को कॉन्फिडेंट होने के लिए कहता है क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर आया काफी अच्छा फील करती है। आया काई को रिंग वापस कर देती है। काई आया को उस रात के बारे में भूल जाने को कहता है।
आया कहती है मुझे भी यही ठीक लगता है। दोनों अपने अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। काई अपनी ग्रैंडमा को कहता है आना वापस जा चुकी है। उसकी ग्रैंडमा को तो अपने फैमिली ट्री पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा था। आना काई से माफी मांगती है। काई उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करता और उसे माफ कर देता है। आना फिर से अपनी कॉफी गर्ल की जॉब पर चली जाती है। उसकी टक्कर होटल में मिले हुए उस लड़के से हो जाती है। आया की तबीयत ऑफिस में खराब हो जाती है और उसे वोमिटिंग आने लग जाती है। ऑफिस की कलीग उसे कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मेरा भी ऐसे ही सिस्टम था जब मैं प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर आना के तो तोते उड़ जाते हैं। आया को महसूस होने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। आया का ब्रदर इन लो काई को धमकी देता है। वो कहता है अगर तुमने सुमिसाकी में रीडेवलपमेंट का काम बंद नहीं किया तो हम ये फोटो न्यूज वालों को दे देंगे। काई इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए लॉयर के पास आता है। उसका लॉयर उसे समझाता है कि तुम्हें उन लोगों से सेटलमेंट कर लेनी चाहिए, इसी में भलाई है, लेकिन वो नहीं मानता। लॉयर कहता है अभी तक तो वो फोटो लीक नहीं हुई है, जैसे ही तुम उन पर केस करोगे वो फोटो को पब्लिक कर देंगे और इससे तुम्हारी ही बदनामी होगी। ये सब सुनने के बाद उसे समझ ही नहीं आता क्या किया जाए। आया भी वहीं से जा रही होती है। काई का सेक्रेटरी आया को बीमार देखकर उसकी मदद के लिए जाता है। काई तो आया को वहाँ देखकर हैरान ही रह जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर कैसे? आया बताती है मैं यहीं पर काम करती हूँ। इसके बाद उसे वोमिटिंग सा फील होने लग जाता है तो वो बाथरूम के लिए चली जाती है। सेक्रेटरी कहता है ये तो वही लड़की है ना जिसके साथ आपकी फोटो ली गई थी। सेक्रेटरी काई को कहता है आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब मुझ पर छोड़ दो। सेक्रेटरी आया का पीछा करता है। आया कॉफी लेने के लिए गई होती है और फिर से वीक फील करने लगती है। तभी उसे होटल वाला लड़का मिल जाता है जो आया को अपने साथ आर्ट गैलरी में ले जाता है। तब वो पहली बार खुद को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है मैं हयातो हूँ, अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं। आया उससे माफी मांगती है इनकन्वीनियंस के लिए। हयातो आया का नाम सुनकर कहता है मैं किसी को जानता हूँ जिसका नाम तुम्हारे नाम की तरह है। आया बोलती है हो सकता है क्योंकि ये नाम बहुत ही कॉमन है। इसके बाद वो आया से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? आया बोलती है मुझे सुबह से अजीब सा फील हो रहा है और बार बार वोमिटिंग भी आ रही है। ये सुनकर हयातो कहता है ये तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। वो आया को बोलते तुम्हें एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। आया उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। टेस्ट एकदम पॉजिटिव आता है। सेक्रेटरी उस प्रेगनेंसी टेस्ट को देख लेता है और इस बारे में काई को बता देता है। उसको तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन सेक्रेटरी किसी तरह उसको संभाल लेता है। सेक्रेटरी उसे ब्लैकमेलर का एड्रेस देता है। तभी उसे याद आता है कि आया ने बताया था कि वो लोग उसके रिलेटिव्स हैं। काई और सेक्रेटरी उनसे मिलने के लिए सुमिसाकी जाते हैं। आया की मोम उसे फोन करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे ये बात छुपाने की, तुम जल्दी से घर आ जाओ और हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आया को लगता है कहीं सबको उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता तो नहीं चल गया। फैमिली कहती है तुम हमें बताती क्यों नहीं हो? आया बोलती है मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई। उसकी फैमिली इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो तो आया के लंबे चौड़े क्रेडिट बिल की बात कर रहे थे। आया खुद को मुसीबत में खुद ही डाल लेती है। उसकी मोम उससे पूछती है इस बच्चे का फादर कौन है? तभी वहाँ पर काया आ जाता है और उन लोगों की बातें सुनने लग जाता है। आया बोलती है मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो इंसान बहुत ही अच्छा आदमी है। ये सुनकर काई खुद को रोक ही नहीं पाता और आया की फैमिली के सामने आकर कहता है इस बच्चे का बाप मैं हूँ। इस पर आया की मोम उसे डांटने लग जाती है। तभी सेक्रेटरी बीच में आकर टॉपिक को चेंज कर देता है और बताता है उमाया नाम का कोई बंदा हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर आया की बहन कहती है मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, लेकिन मैंने फादर इन लोगों को कहते हुए सुना था कि उन्होंने फोटोज को प्रेसिडेंट यानी काई की ग्रैंडमा के पास भेज दी है। काई तो बहुत बुरा फंस जाता है। घर पर हयातो ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है। तभी घर की डोरबेल बजती है। हयातो पार्सल रिसीव करता है। उसमें काई और आया की फोटो थी। दोनों उन फोटोज को देखकर हैरान रह जाते हैं। ग्रैंडमा
काई को फोन करती है और बोलती है मुझे नहीं पता था तुम आना के पीछे ऐसा कुछ भी कर सकते हो। आया की मोम फोन ले लेती है और बोलती है आपको क्या लगता है आपके पोते ने किसी और की बेटी को प्रेग्नेंट करके अच्छा काम किया है। ये सुनकर कि आया प्रेग्नेंट है ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है मैं कल ही सोमिसाकी आऊंगी आप लोगों से मिलने के लिए। काई वापस घर जाने लगता है। आया की मोम उसे कमरे में बंद कर देती है क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं वो भाग ना जाए। आया उसे मिलने आती है। काई उसे बोलता है मैं आना को पसंद करता हूँ तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ और ना ही मैं ये बच्चा चाहता हूँ। आया अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल देती है मैं कल ही हॉस्पिटल जाकर अबॉर्शन करा लूंगी। उसकी ये बात सुनकर वो तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुबह होते ही आया डॉक्टर के पास चली जाती है लेकिन अकेले। काई उसका छोड़ा हुआ नोट पढ़ता है जिस पर लिखा होता है मैं अकेले जा रही हूँ तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। काई फिर भी हॉस्पिटल के लिए जाता है। आया की मोम को उसके रूम से लेटर मिलता है जिसमें अबॉर्शन के बारे में लिखा होता है। तभी वहाँ पर काई की ग्रैंडमा आ जाती है। आया की मोम उन्हें बताती है कि वो हॉस्पिटल गई है अबॉर्शन के लिए। ग्रैंडमा तो परेशान हो जाती है और सभी लोग हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। काई हॉस्पिटल पहुँच जाता है। उसको वहाँ देखकर आया को अच्छा लगता है। ऑपरेशन बस शुरू ही होने वाला था तभी काई को बच्चा दिखाई देता है जिसकी वजह से वो अपना मन चेंज कर लेता है और ऑपरेशन को रोक देता है। काई आया को कहता है मैं चाहता हूँ कि ये बेबी इस वर्ल्ड में आए। आया भी उसके डिसीजन से काफी खुश होती है। दोनों फैमिली काई पर काफी गुस्सा करती है। ग्रैंडमा तो बोल देती है तुम कातिल हो। तब आया बताती है कि बच्चा सही है और मैं भी इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। आया की मोम बोलती है बच्चे के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। ग्रैंडमा बोलती है आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मैंने डिसाइड किया है मैं काई और आया की शादी करवाऊंगी। आया की फैमिली डील करती है अगर आप लोग फैक्ट्री को बंद नहीं करोगे तो हम इनकी शादी करा देंगे। ग्रैंडमा इसके लिए मान जाती है लेकिन काई शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। ग्रैंडमा उसे समझाती है अगर आना को तुम्हारे इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो कभी वो तुम्हें क्या माफ कर पाएगी। ग्रैंडमा उसे आइडिया देती है तुम अभी के लिए आया से शादी कर लो और बच्चा होते ही उसे डिवोर्स दे देना। काई को ये आइडिया सही लगता है और आया से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। दोनों फैमिली इस बात से काफी खुश थे। इसके बाद सोमिसाकी में ही दोनों रिंग एक्सचेंज कर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो अपने घर जाने लगता है। आया का ब्रदर इन लोग उसे सेम मेडिसिन लेने को कहता है जो उन्होंने उसके चैंपियन में मिलाई थी। तब काई को याद आ जाता है कि उस रात होटल में जो भी हुआ था वो सब इनके कारण हुआ था। काई आया से पूछते है क्या तुम भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी लेकिन आया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वो वैसे ही ऑफकोर्स कह देती है। ये सुनकर काई को लगता है आया ने उसके साथ फ्रॉड किया है इसलिए वो उससे नाराज हो जाता है। आया ऑफिस से रिजाइन कर देती है। काई उसे लॉयर से कुछ पेपर लेने के लिए भेज देता है। लॉयर आया को पेपर देने के बाद कहता है अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। आया बोलती है उसकी कभी नौबत ही नहीं आएगी। आया पेपर कलेक्ट करने के बाद काई को कॉल करती है। काई गुस्से में उसे कहता है मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ सकता तुम खुद ही आ जाना। आया को समझ नहीं आता कि वो इतना भड़क क्यों रहा है। आया घर के लिए जा रही थी तभी उसको हयातो मिल जाता है। हयातो देख लेता है कि आया के पास डिवोर्स पेपर है। आया हयातो से बात करने के बाद कुछ अच्छा महसूस करती है। घर पर वो टीवी पर आना और काई का वीडियो देखने लगती है। तभी काई वहाँ आ जाता है और उसकी पर्सनल चीजों को हाथ लगाने के लिए डांटता है। वो आया को बोलता है हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है जैसे ही तुम इस बच्चे को जन्म दे दोगी मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये रहे डिवोर्स के पेपर तुम इस पर साइन कर देना। आया अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखे कंपनसेशन के तौर पर 50 मिलियन कैश को भी काट देती है। आया उसे कहती है मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। काई को इस बात से भी समझ नहीं आता आया कितनी ज्यादा इनोसेंट है। काई गुस्से में डिसाइड करता है कि वो आया और सोमिसाकी के लोगों को सबक सिखाने के लिए वहाँ की फैक्ट्री को ही बेच देगा। असिस्टेंट उसे रोकता है पर वो तो सुनता ही नहीं। बैंड्राई कंपनी की राइवल कंपनी ने नया साबुन मार्केट में लॉन्च किया होता है। इससे बैंड्राई की सेल कम हो जाती है। सेक्रेटरी उसे आइडिया देता है हमें अपनी कंपनी के साबुन का प्रमोशन डॉक्टर जियाओ से करवाना चाहिए। काई को याद आता है ये तो वही डॉक्टर है जिसके पास आया
मदर ग्रूमिंग क्लासेस के लिए जाती है। वो डॉक्टर को इम्प्रेस करने के लिए क्लास को अटेंड करता है और दिखाता है जैसे कितना अच्छा हस्बैंड और फादर है। काई डॉक्टर को अपना सोप उनकी क्लास में एडवर्टाइज करने को कहता है। डॉक्टर समझ जाता है इसने क्लास उससे मीटिंग करने के लिए ज्वाइन की थी। इसे अपने बच्चे और पत्नी की जरा भी फिक्र नहीं है। डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम्हें मालूम है किस इंटेंशन से तुम्हारी कंपनी ये साबुन बनाती है। काई को कुछ भी पता नहीं होता तो वो चुप ही रहता है। सेक्रेटरी आया को बताता है कि आज हम लेट होते होते रह गए। अगर आज काई टाइम पर क्लास में नहीं आता तो डील हाथ से निकल जाती। ये सुनकर आया को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगा था काई को सच में अब उसकी परवाह होने लगी है। आया सेक्रेटरी की बात सुनने के बाद काफी दुखी हो जाती है। वो ऑर्फनेज में खेल रहे बच्चों को देख रही होती है। आया तो भी वहीं आ जाता है। हयातो आया को अपनी छोटी बहन की पुरानी फोटो दिखाता है। वो उसे बताता है मैं भी इसी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। उसकी छोटी बहन को किसी रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था जिस कारण से वो दोनों अलग हो गए थे। आया बोलती है मैं प्रे करूंगी तुम्हारी बहन जहाँ पर भी होगी वो ठीक होगी। इधर काई डॉक्टर याओ के काम को पढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो उनसे डील कर सके। तभी वहाँ पर गैंगस्टर साबेजिमा आता है सुमी साकी की फैक्ट्री को खरीदने के लिए। काई उससे काफी डर जाता है लेकिन उसे फैक्ट्री देने से मना कर देता है क्योंकि उसके इरादे अच्छे नहीं थे। लेकिन साबेजिमा उसे धमकी दे देता है लगता है तुम्हें अपने काम और परिवार से प्यार नहीं है। काफी देर हो जाती है इसलिए हयातो आया को घर छोड़ने आता है और बोलता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो अपने बड़े भाई की तरह। तभी काई वहाँ आ जाता है और दोनों को साथ देखकर जल रहा होता है इसीलिए दोनों को अलग कर देता है। काई आया को कहता है तुम माँ बनने वाली हो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। हयातो बोलता है मुझे नहीं पता था तुम भी जेलस होते हो पर मैं तुम्हें बता दूं अगर तुमने आया का ध्यान नहीं रखा तो एंड में तुम्हें ही पछतावा होगा। काई अपनी कंपनी के साबुन को देखकर सोच रहा होता है कि उसके पूर्वजों ने क्या सोचकर ये 100% नेचुरल सोप बनाया होगा। तभी ग्रैंडमा आती है और काई को बताती है हमारे पूर्वजों ने इस सोप से हमें डिजायर दिए हैं। ये सोप बच्चों के लिए मदर जैसा है जैसे माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। इस तरह काई को उस सोप की वैल्यू पता चलती है। आया को उसकी बहन का कॉल आता है। वो उसे बताती है तुम्हारे पति ने फैक्ट्री किसी गैंगस्टर को बेच दी है तुम जल्दी से वापस सुमिसाकी आ जाओ। नेक्स्ट डे काई मिस्टर जियाओ से दोबारा मिलने आता है। तभी उसे उस गैंगस्टर का फोन आता है तुम्हारी वाइफ और उसकी फैमिली मेरे कब्जे में है अगर तुमने ये फैक्ट्री मुझे नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। काई डॉक्टर से बात किए बिना ही चला जाता है। काई सुमिसाकी फैक्ट्री में पहुंचता है और गैंगस्टर को बोलता है मैं तुम्हें ये फैक्ट्री किसी भी हाल में नहीं दूंगा ये मेरे होने वाले बच्चे का दूसरा घर है। ये सुनकर आया की बहन को समझ आ जाता है फैक्ट्री सेल नहीं हुई है बल्कि वो अपने आप ही बोल रहा था। किसी तरह वो लोग गैंगस्टर को बेहोश कर देते हैं। तभी आया की सिस्टर को लेबर पेन शुरू हो जाता है। काई डॉक्टर जियाओ को फोन करता है। डॉक्टर उसे बोलता है आपको डिलीवरी वहीं करवानी होगी और उन्हें इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है। काई उन्हें फॉलो करने लग जाता है और इस तरह बेबी की डिलीवरी बड़े आराम से हो जाती है। आया का ब्रदर इन लो उनसे माफी मांगता है उन्होंने जो भी उसके साथ किया था और वो उसे ये भी क्लियर कर देता है उनके प्लान में आया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये जानने के बाद काई को आया के लिए बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था। डॉक्टर जियाओ काई के सोप को अपनी क्लास में प्रमोट करता है और उसे बोलता है मुझे लगता है अब तुम इस सोप के असली मीनिंग को समझ चुके होंगे। काई और आया बेबी के लिए कपड़ों की शॉपिंग करने आते हैं। काई को वहाँ एक हॉर्स पसंद आता है जो वो अपने होने वाले बच्चे के लिए खरीद लेता है। वहाँ पर कपल क्लोज भी होते हैं। आया उसको लेने को कहती है। काई बोलता है आना को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं कहती। काई को समझ आ जाता है उसने गलत किया ये बोलकर। इसके बाद दोनों लंच करने रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। वहाँ पर आया फीडबैक भरती है। काई बोलता है लाओ मुझे दो तुम खाना खाओ। फिर वो देखता है आया और उसका जन्मदिन सेम डेट पर आता है। काई पूछता है क्या तुम्हारा बर्थडे भी 3 तारीख को आता है। आया हाँ बोल देती है। दोनों खुश हो जाते हैं और जैसे ही वो लिखने लगता है उसका पेन चलना बंद हो जाता है और वो आया को बोलता है मेरा बर्थडे आने वाला है क्या तुम मुझे सेम ऐसा ही पेन गिफ्ट करोगी। आया कहती है क्यों नहीं। काई बोलता है ये पेन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है तुम रहने दो मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन आया ने अपना मन बना लिया था और उससे पूछती है तुम हर साल अपना बर्थडे कैसे बनाते हो। काई बताता है मैं हर साल अपना बर्थडे आना के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। हम दोनों हमेशा सेम रेस्टोरेंट में जाते हैं।
पिछले साल तो आना ने मेरे लिए डांस भी किया था। आया बोलती है मैंने तो आज तक अपना एक बार भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। काई पूछता है ऐसा क्यों? आया बताती है क्योंकि मेरी फैमिली काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है, जिस वजह से उनके पास मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी समय नहीं होता। काई बोलता है ठीक है, तो इस साल हम दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये सुनकर आया के फेस पर स्माइल आ जाती है। काई को आना का कॉल आता है। मैं अभी बेजिंग में हूँ और कंपटीशन से पहले मेरे पास कुछ समय है, तो इस साल मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने जापान आ रही हूँ। अगले दिन आया काई को गिफ्ट देने जा ही रही होती है, तभी काई उसे बताता है कि वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि आना आ रही है। आया उसे आना के साथ खूब इंजॉय करने को कहती है। काई अपनी गलती को ठीक करने के लिए उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड थमा देता है ताकि वो बर्थडे पर अकेला फील ना करे। आया हयातो की आर्ट गैलरी को देखने के लिए चली जाती है। हयातो उसका उतरा हुआ फेस देखकर समझ जाता है कोई तो बात है, तो वो उससे पूछ ही लेता है। आया उसे बर्थडे वाली सारी बातें बता देती है और ये भी बताती है कि उसने अपने डैड की लास्ट निशानी पर्ल नेकलेस को बेचकर काई के लिए गिफ्ट खरीदा है। हयातो बोलता है तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, वो भी उस इंसान के लिए जो तुम पर जरा भी ध्यान नहीं देता। आया बोलती है अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हयातो बोलता है तो क्या तुम काई के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी? वो बोलती है करना तो चाहती थी, लेकिन हयातो बोलता है तुम्हें कुछ करना चाहिए। और वो आया से पूछता है क्या तुम्हें पता है वो लोग कहाँ पर गए हैं? आया हयातो को रेस्टोरेंट में ले जाती है। दोनों देखते हैं कि वो अकेला है। काई आना का बहुत देर से इंतजार कर रहा था क्योंकि आना के पैर में चोट लग गई होती है, इसीलिए वो आ नहीं पाती और ना ही फोन कर बताती है। उसको अकेला देखकर हयातो आया से कहता है यही सही टाइम है, जाकर जल्दी से काई को अपना गिफ्ट दे दो। लेकिन आया काफी सीधी सादी लड़की है जो दूसरों के बारे में पहले सोचती है, तो वो अपने लाए हुए गिफ्ट पर आना का नाम और ना आने के लिए सॉरी लिख देती है और पांडा का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे देने आ जाती है। गिफ्ट मिलने के बाद भी काई बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि आना ने उसके साथ ऐसा दूसरी बार किया होता है। तब जाके काई को समझ जाता है आना के ना आने से उसे कितना बुरा लगा है, तो आया को कितना बुरा लगा होगा जब उसने उसके साथ बर्थडे का प्रॉमिस कर तोड़ दिया। काई अपनी गलती को ठीक करने के लिए आया को कॉल करता है। फोन की रिंगटोन पांडा से आने लगती है, तो वो पांडा की पॉकेट को चेक करता है। काई को डाउट होने लगता है, इसलिए वो उसका सर हटाकर देखता है और आया को देखकर शॉक हो जाता है। आया बोलती है तुम इतने दुखी क्यों हो? आना ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, इसे खोल कर देखो। काई उस गिफ्ट को खोल कर देखता है, उसमें पेन होता है जो उसे चाहिए था। आया बोलती है देखो आना तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारा पेन खत्म हो गया था और उसने तुम्हें भिजवा दिया। काई बोलता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे रेस्टोरेंट में लाता है। आया ने पिछले 28 साल में आज पहली बार अपना बर्थडे बनाया था, इसीलिए आज वो बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे वो हयातो से मिलती है। काई आया को घर में ना देखकर ग्रैंडमा से पूछता है वो कहाँ गई है। ग्रैंडमा बताती है वो हयातो की गैलरी देखने गई है। ये सुनकर काई आया को वापस लाने के लिए चला जाता है। आया हयातो को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी हेल्प की वजह से ही वो एक अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट कर पाई। आया उसे बताती है कि मैं काई को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मुझे पता है ये मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि वो मेरी फीलिंग को कभी नहीं समझेगा। ये सुनकर हयातो आया के सर पर हाथ रखकर उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। काई उनको देखकर उनकी बात को खराब करने के लिए बीच में आ जाता है। काई आया से पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई थी? आया बोलती है मुझे उससे बात करनी थी। काई हयातो को कहता है वो मेरी वाइफ है, तो तुम उससे अपनी दूरी बना कर रखो जरा। हयातो बोलता है क्या कभी भी तुमने उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट भी किया है? अगर तुम उसे बुरी तरह ट्रीट करोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर काई कंफ्यूज हो जाता है, वो आया को चूज करे या फिर आना को, और वो आया को ही चूज करता है। काई आना को फोन कर उसे ब्रेकअप कर देता है। आना ये सुनते ही वापस जापान आ जाती है। काई आया को कहता है अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि मैंने आना से ब्रेकअप कर लिया है। आया इससे काफी खुश हो जाती है। दोनों अच्छा समय बिताने के बाद घर जाते हैं। घर पर आना काई का वेट कर रही होती है। आना को काई ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। आना बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम फोन पर ब्रेकअप बोलोगे और सब खत्म हो जाएगा? काई बोलता है मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं आया के साथ ही रहूंगा। उनको ये बातें करता हुआ देख आया वहाँ से चली जाती है।
काई आना को बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया हूँ। तुम हमेशा ही मुझे अकेला छोड़ देती हो। तुमने मेरे बर्थडे वाले दिन भी ऐसा ही किया था। आना उसे बताती है उसके बर्थडे से एक दिन पहले वो क्रू से छुपकर उसके पास मिलने आ रही थी, लेकिन वो स्टेयर से गिर गई थी और उसके इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कारण उसकी टीम ने उसे निकाल भी दिया है। काई कुछ समय आना के साथ बिताने का डिसाइड करता है और आया को फोन कर बोलता है, आना अभी पेन में है तो मैं एज अ फ्रेंड उसके साथ हूँ, और उसे बोलता है तुम थोड़े समय के लिए अपने घर चली जाओ। आया भी इस पर कोई सवाल जवाब नहीं करती। आया घर जाने से पहले हयातो से मिलती है। हयातो से बताता है वो ओकिनावा शिफ्ट हो रहा है। आया बोलती है तुम्हारे चले जाने से मुझे अकेला फील होगा। हयातो बोलता है तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर आया शॉक हो जाती है। हयातो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। तभी हयातो की नजर उसके बैग पर जाती है और पूछता है क्या तुम भी कहीं जा रही हो। आया बताती है मैं थोड़े समय के लिए अपने घर जा रही हूँ। हयातो बोलता है तुम इस हालत में अकेले क्यों जा रही हो, काई कहाँ है। आया बताती है वो आना के साथ है। ये सुनकर हयातो को आया के लिए बुरा लगता है। तभी आया के पेट में अचानक से दर्द होने लग जाता है। आया का मिसकैरेज होते होते बचता है। ग्रैंडमा को इस बात को जानकर कि काई बिजनेस ट्रिप की जगह आना के साथ है काफी गुस्सा हो जाती है। वो आया के साथ काई से मिलने आती है। ग्रैंडमा को वहाँ देखकर उनको समझ आ जाता है उनकी शामत आ गई है। ग्रैंडमा काई से पूछती है क्या तुमने आया के बारे में सब कुछ आना को बता दिया है। काई मना कर देता है। ये सुनकर ग्रैंडमा और इंतजार नहीं करती और आना को बता देती है आई काई की वाइफ है। इवन वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। ये सुनकर आना तो टूट जाती है। काई आया को संभाल रहा होता है। ये देखकर आया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 1 वीक बीत जाता है। काई अभी भी आना के साथ ही होता है। आया ने काई को फोन करना भी बंद कर दिया था। काई को अपने सेक्रेटरी से पता चलता है जिस दिन आया ग्रैंडमा के साथ आई थी उस दिन आया का मिसकैरेज होते होते बचा था। ये सुनकर काई आया से मिलने आता है। आया सो रही होती है। काई उसकी लिखी हुई डायरी पढ़ने लग जाता है जिसे पढ़कर वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसे रियलाइज हो जाता है ना ही वो एक अच्छा हस्बैंड है और ना ही अच्छा फादर। इसके बाद उसकी नजर उस घोड़े पर जाती है जो उन दोनों ने साथ मिलकर खरीदा था। उस घोड़े को खरीदते वक्त काई ने बोला था वो उसे खुद ही असेंबल करेगा, इसलिए वो खुद असेंबल करने लग जाता है और रात को ही चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उस घोड़े को देखने के बाद आया को समझ आ जाता है कल रात काई उसके पास आया था। आया की सिचुएशन को जानने के बाद काई अब डिसाइड करता है वो अपना सारा ध्यान अब आया पर लगाएगा। वो आना के साथ अपना रिलेशन ऑफिशियली खत्म करता है। मेरे कारण आया का मिसकैरेज होने वाला था। अब मैं और ऐसी गलतियां नहीं कर सकता हूँ। आना को काई का फैसला पसंद नहीं आता क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी। आना को टेबल पर प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के पेपर मिलते हैं जो काई ने आना के लिए तैयार करवाए थे। एक्चुअली में काई अपनी सारी प्रॉपर्टी आया के नाम कर रहा होता है। आना इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो इन पेपर्स का गलत फायदा उठाने का सोचती है। इससे पहले काई आया से मिले आना ही आया को मिलने के लिए बुला लेती है। आया उससे मिलने के लिए आ जाती है। आना बोलती है तुम्हारे मिसकैरेज के बारे में जानकर मुझे बुरा लगा, क्या तुम ठीक हो। आया पूछती है क्या तुमने ही काई को कल मेरे से मिलने के लिए भेजा था। आना हाँ बोल देती है। ये सुनकर आया का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि उसे लगा था काई उसके लिए आया था। आना आया को अबॉर्शन कंसर्न पेपर पकड़ाती है। ये काई ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। आया तो शॉक हो जाती है। आना बोलती है काई मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, तुम इन पेपर पर साइन कर दो। आना को तो बिलीव ही नहीं होता काई ऐसा भी कर सकता है। तभी उसे काई का कॉल आता है और उसे बताता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ पेपर तैयार किए हैं। एक्चुअली मैं तो वो प्रॉपर्टी के पेपर की बात कर रहा था, पर आना को लगता है वो अबॉर्शन के पेपर्स की बात कर रहा है। काई बोलता है मैं चाहता हूँ तुम इन पेपर पर साइन कर दो। आना रोते हुए बोलती है क्या तुम सच में चाहते हो मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूं? काई बोलता है हाँ। ये सुनते ही आया फोन को काट देती है। काई को समझ नहीं आता वो इस तरह से बात क्यों कर रही थी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा का बर्थडे बनाया जा रहा था जहाँ पर हयातो और आया की फैमिली भी आई होती है। इसीलिए ग्रैंडमा काई से पूछती है आया कहाँ है। काई बोलता मुझे भी नहीं मालूम और वो आया को फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती।
वो आना की बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और डिसाइड करती है किसी भी हाल में वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी। और ये डिसाइड करने के बाद वो अबॉर्शन के पेपर्स को डस्टबिन में फेंक देती है। हयातो काई को बोलता है, आज आया की जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से उसका मिसकैरेज होने वाला था, लेकिन फिर भी वो हमेशा तुम्हारी ही खुशी के बारे में सोचती है, पर तुम बहुत सेल्फिश हो, कभी उसके बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि ये पेन भी उसने अपने डैड की आखिरी निशानी बेचकर खरीदा है। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम्हें अकेला देखकर उसने तुम्हें आना का नाम लिखकर वो गिफ्ट दिया ताकि तुम दुखी ना हो। ये सुनकर काई को समझ आ जाता है वो कितना बड़ा बेवकूफ है और आया को ढूंढने के लिए चाहता है। आया पार्क में मिट्टी में बने बच्चे की फोटो को देखकर बोलती है, मैं तुम्हें हर मुश्किलों से प्रोटेक्ट करूंगी। तभी बारिश शुरू हो जाती है और मिट्टी से बच्चे की इमेज धुलने लग जाती है, जिससे आया और ज्यादा परेशान हो जाती है। काई आया को ढूंढ लेता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन आया काई की सुनती नहीं है और भागने लग जाती है। काई आया को रोकता है और बोलता है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? वो आया को प्रॉपर्टी पेपर देता है साइन के लिए। आया को वो अबॉर्शन पेपर लगते हैं। आया बोलती है, मैं इन पेपर पर साइन नहीं करूंगी। ये कहकर वो रोड पर भागने लगती है। तभी एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। आया उस एक्सीडेंट में अपने बच्चे को खो देती है। आया की फैमिली काई को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। काई आया से मिलने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई भी उसे उससे मिलने नहीं देता। तब असिस्टेंट उसे समझाता है, ये सही समय नहीं है, अभी आपको घर जाना चाहिए। काई बोलता है, मैंने ये पेपर आया की भलाई के लिए बनवाए थे, मुझे नहीं समझ आ रहा ये सब कैसे और क्यों हुआ। तभी वहाँ पर आना काई को खून से भरे कपड़ों में देख लेती है। वो असिस्टेंट से पूछती है, क्या बात है? असिस्टेंट बताता है, ये खून आया का है। आया का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसने अपने बेबी को खो दिया है। ये सुनकर आना रोने लग जाती है और उसे समझ आ जाता है ये सब उसी की गलती के कारण हुआ है। एक वीक बीत जाता है। काई उस दिन के बाद से आया से मिला नहीं होता है। आया ने अपनी मोम के साथ रहना शुरू कर दिया था। वो टेम्पल जाती है, वहाँ पर हयातो उससे मिलने के लिए जाता है। आया बोलती है, तुम यहाँ पर मुझे चीयर अप करने के लिए आए हो ना? हयातो बोलता है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी प्रॉब्लम्स को अपना समझकर तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए? और बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी जैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे साथ ओकिनावा चलना पसंद करोगी? वहाँ पर तुम नई लाइफ की शुरुआत कर सकती हो। घर पर काई आया को काफी मिस कर रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंडमा आती है और उसके प्रॉपर्टी वाले डिसीजन के लिए उसे शाबाशी देती है और बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम आया जैसी अच्छी लड़की को जाने मत दो। तुम उसे जाकर ढूंढो और वापस लेकर आओ। काई आया के घर उससे मिलने जाता है। वहाँ पर आया की मोम उसे बताती है कि आया बहुत ही दूर जा चुकी है, तो तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। आया की मोम की बात को वो सच मान लेता है, लेकिन असिस्टेंट उसे बताता है, कल मैंने आया को शिप पर देखा था। काई को समझ आ जाता है उसकी मदर इन लॉ ने उसे झूठ बोला है। आया की बहन बीमार हो जाती है तो उसका हस्बैंड बेबी की देखरेख आया की मोम के हाथ में देने आता है, लेकिन वो उसके लिए मना करती है। उन्हें डर होता है कहीं इससे आया को बुरा ना लग जाए। आया बेबी को देखकर उसके साथ खेलने लगती है। उसको खिलाता देख उन्हें समझ आ जाता है आया इतनी भी नाजुक नहीं है जितना वो समझते हैं। बेनराई सोप की प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। अपने प्रेजेंटेशन में वो बोलता है, हमारी बेनराई सोप का एक ही मकसद है, न्यू बोर्न बेबी को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि वही हमेशा कल है। इसीलिए हमने इसे 100% नेचुरल बनाया है। प्रेजेंटेशन देने के बाद काई रोने लगता है। वो असिस्टेंट को बोलता है, मुझे तो हक भी नहीं है ऐसा बोलने का। मुझे लगता है कि मैं बेनराई कंपनी के लिए सही प्रेसिडेंट नहीं हूँ। असिस्टेंट काई को इतना दुखी देखकर आया से मिलने चाहता है और उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बारी बस काई से मिल ले, लेकिन आया उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देती है। आना काई से मिलने आती है। वो उसे बता देती है कि आज आया की जो हालत है उसकी जिम्मेदार वो है। काई बोलता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आना बोलती है, मैंने आया को तुम्हारे नाम से अबॉर्शन पेपर दिए थे और कहा कि काई चाहता है तुम इस पर साइन कर दो। तब काई को याद आता है कि आया ने उससे पूछा भी था साइन के बारे में। काई आना को कुछ नहीं कहता। इवन वो आना को खुद को ब्लेम करने से मना करता है क्योंकि ये सब उसकी गलती का नतीजा है। ग्रैंडमा काई को बताती है कि हयातो ने आया को
ओकिनावा चलने को पूछा है। ये सुनकर वो कहता है, मैं आया से मिलने जाता हूँ। उसकी ग्रैंडमा उसे समझाती है, तुम सोचो इस समय पर तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। बहुत सोच विचार करने के बाद काई को रियलाइज होता है उसके लिए अपनों की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आया की मोम उसकी हैप्पीनेस के लिए प्रे कर रही होती है। ये सब आया देख लेती है और डिसाइड करती है कि वो ओकिनावा जाएगी हयातो के साथ। दोनों ओकिनावा जा रहे थे, तभी काई उन्हें रोक लेता है। आया काई को थैंक यू कहती है क्योंकि उसके कारण ही उसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है। वो बोलती है, मैंने कॉन्फिडेंट होना सीख लिया है, अब मैं ये खोना नहीं चाहती। मुझे पता है अगर मैं अभी ओकिनावा नहीं गई तो मैं अपनी पूरी जिंदगी पछताऊंगी। ये सुनकर काई बोलता है, तुम जाना चाहती हो ना तो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आया जाने से पहले उसे स्माइल देती है। इससे काई का टास्क पूरा हो जाता है, अपनों के चेहरे पर स्माइल देखना। इसी के साथ इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।